वक्त से पहले इंडियन नेवी की इकलौता न्यूक्लियर अटैक सबमरीन आयनस चक्र को अभी किस वजह से रशिया को वापस लौटाया जा रहा है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अभी फाइनली प्रोजेक्ट 75 को अप्रूव कर दिया गया है, जिसके अंदर 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाया जाने वाला है। इंडियन आर्मी की फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट में अभी 12 टैंक्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन इनमें से भारत कौन से टैंक को सिलेक्ट करने की चांसेस सबसे ज्यादा है। और अंत में दूसरी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को पेश करने के बाद भी अभी इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया गया कि इसको बस दिखावे के लिए पेश किया जा रहा है, जबकि असल में जो भी मेजर डिफेंस डील होते हैं उनमें से किसी एक को भी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन नेवी में बस एक ही न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मौजूद है, जिसका नाम आयनस चक्र है और इसे रशिया से 2012 में लीज पर लिया गया था। हम यहाँ पर SSVN यानी कि अरिहंत क्लास की सबमरीन्स के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी रोल अलग होती है और एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की जो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी होता है वो अलग होता है। हाल ही में आपने सुना होगा नेवी की तरफ से अभी 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को एक्वायर करने के लिए कोशिश किया जा रहा था, ताकि आगे चल के इंडियन ओशन रीजन में बढ़ती हुई चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। लेकिन अगर अंडर वाटर फ्लीट की बात करें तो उसमें हम चाइना के मुकाबले काफी पीछे हैं और अभी हमारे लिए ये मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडियन नेवी की इकलौता न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन अभी वक्त से पहले सर्विस से रिटायर होने जा रहा है। NDTV की तरफ से पब्लिश किए एक रिपोर्ट के मुताबिक आयनस चक्र 2, जिसको 2012 में 10 साल के लिए लीज पर लिया गया था, इसको अभी सिंगापुर के पास देखा गया है और ये अभी वापस रशिया जा रहा है। डील के मुताबिक अभी भी हमारे पास 10 महीने का लीजिंग टाइम बचा हुआ है, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से अभी इसको वक्त से पहले रशिया को लौटाया जा रहा है। वक्त से पहले इसको रशिया किस वजह से भेजा जा रहा है ये तो क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले साल ये सुनने को मिला था कि भारत अभी अपनी इमरजेंसी की वजह से आयनस चक्र 2 की लीजिंग पीरियड को 2 से 5 साल तक एक्सटेंड करने वाला है और इसके लिए भी रशिया के साथ बातचीत किया जा रहा था। और साथ ही एक और न्यूक्लियर पावर सबमरीन को भी रशिया से लीज पर लेने के लिए बातचीत किया जा रहा था, जो कि अभी रशिया में रिफिट भी किया जा रहा है और इसको 2025 के आसपास इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। लेकिन अभी अगर आयनस चक्र 2 को भारत रशिया को वापस कर देता है तो 2022 से 2025 तक हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं होने वाला और ये हमारे लिए बहुत ही वल्नरेबल पीरियड होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि अभी आयनस चक्र 2 को इस वजह से रशिया भेजा जा रहा है ताकि इसको वहां पे रिफिट किया जा सके और मे भी इसकी लीजिंग पीरियड को यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए रशिया के साथ जो बातचीत चल रहा था वो फाइनल हो चुका है, जिस वजह से वक्त से पहले इसको रशिया भेजा जा रहा है ताकि रिफिट करके वापस इंडियन नेवी में शामिल कराया जा सके। और अगर यहाँ पर इसकी लीजिंग पीरियड को 2 से 5 साल तक एक्सटेंड किया गया होगा तो जाहिर सी बात है कि इसको रिफिट की जरूरत पड़ने वाली और अभी शायद इसी वजह से लीजिंग टाइम को कम्प्लीट होने से पहले इसको रशिया भेजने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से और ये अपडेट भी सबमरीन्स को लेके है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन नेवी के लिए अभी 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को खरीदने के लिए प्रोजेक्ट 75 को इशू किया गया था और पिछले कई सालों से प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत किया जा रहा है। लेकिन अभी प्रोजेक्ट 75 के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है, क्योंकि फाइनली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से प्रोजेक्ट 75 को क्लियर करने की बात सामने आई है और इसके लिए अभी लगभग 43,000 करोड़ को सैंक्शन किया गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया था कि आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से प्रोजेक्ट 75 के लिए RFP को अप्रूव कर दिया गया और अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर इंडियन नेवी के लिए 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाया जाने वाला है। ये इंडियन नेवी का 30 ईयर सबमरीन प्लान का हिस्सा है और अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से बताया गया कि आज से लगभग 7 साल के अंदर ही इस प्रोजेक्ट के अंदर बनने वाले पहले सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। ये शायद अब तक का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट होने वाला है और ये मे भी फॉरेन असिस्टेंस से बनाए गए और इंडियन नेवी में शामिल किए गए आखिरी सबमरीन होने वाले, क्योंकि आगे चल के हम खुद ही अपने लिए सबमरीन को बना सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ ही अभी भारत में सबमरीन बिल्डिंग के कंप्लीट इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश किया जाएगा और इसके अलावा अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एडिशनल 6,000 करोड़ भी सैंक्शन किया गया है, जिसके अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस में कई तरह के सिस्टम इंडक्ट किए जाएंगे। मेनली इसके अंदर एयर डिफेंस गन सिस्टम को खरीदा जाएगा और इन सभी को मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर खरीदा जाएगा
और अभी ऐसे लगभग 12 कंपनी जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि इंडियन आर्मी के लिए खरीदे जाने वाले एयर डिफेंस गन्स की टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट को लेके। आप सभी को 1 या 2 दिन पहले मैंने बताया था कि भारत की तरफ से अभी अपने पुराने T-72 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन की मेन बैटल टैंक को खरीदने का फैसला किया जा रहा है और भारत अभी अपनी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की प्रोजेक्ट के अंदर 1700 के आसपास टैंक को खरीदने वाला है। अभी इसके लिए एक फॉर्मल RFI को भी इशू किया जा चुका है, जिसके बारे में हमने 1 या 2 दिन पहले बात किया था। तो अभी हम RFI की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी हम इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले टैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि 1 दिन पहले जब ये RFI इशू हुआ था तब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले टैंक्स को या इंडियन आर्मी की तरफ से शॉर्टलिस्ट किए गए टैंक्स के नाम बताए नहीं गए थे। अब इस टेंडर को शायद जल्दी से जल्दी फाइनल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पहले तो इनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर बनाने का प्लान किया जा चुका है और इस वजह से इनको आगे चल के भारत में बनाया जाने वाला है। तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर इस डील को अभी फाइनल किया जाता है तो भारत में इनकी प्रोडक्शन शुरू करने में हमको कम से कम 3 साल का वक्त लग जाएगा और RFI के मुताबिक 2030 तक इन टैंक्स की डिलीवरी इंडियन आर्मी को कंप्लीट होने वाली है, यानी कि आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर इसको फाइनल किया जा सकता है। अभी इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से 12 टैंक्स को नजर में रखा जा रहा है, जिसमें फ्रांस की लेक्रेक, रशिया की T-90 और T-40 नर्मादा टैंक, साउथ कोरिया की K2, यूनाइटेड स्टेट के अब्राहम, जर्मनी की लियोपार्ड, यूक्रेन की T-84, इटली की अरीटे, सर्बिया की M-84, इजराइल की मरकवा, यूके की चैलेंजर, टर्की की ओतोकर के साथ अभी DRDO भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि फिलहाल एक नेक्स्ट जनरेशन में बैटल टैंक को बनाने की कोशिश कर रही है। तो इनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर RFI पर फोकस किया जाए तो इसमें इंडियन आर्मी एक 40 से 50 टन क्लास के टैंक को तलाश कर रही है, जिस वजह से इसमें से अब्राहम या फिर लियोपार्ड जैसे टैंक बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये लगभग अर्जुन टैंक के बराबर के वजन वाले होने वाले, जिनको लद्दाख रीजन में ऑपरेट करने में हमको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अभी इन 12 में से अगर DRDO की फ्यूचर मेन बैटल टैंक को एक समय के लिए साइड में रखा जाए तो अरमाता टैंक इंडियन आर्मी की पहली पसंद होने वाली है और इसके बाद फ्रांस की लेक्रेक, यूक्रेन के अपलोड और साउथ कोरिया की K2 टैंक के सिलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बताया जा रहे हैं। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेकर है। पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा भारत ड्रोन्स को एक्वायर करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। पहले तो इजराइल से 4 हेरॉन को लीज पर लेने की बात सामने आई थी और उसके बाद कल नेवी की तरफ से 30 MQ-9 ड्रोन को खरीदने के लिए भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास रिक्वेस्ट भेजने की बात सामने आई थी। और अभी एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी इजराइल से 6 हेरॉन ड्रोन को लीज पर लेने का फैसला किया गया है। 2 दिन पहले इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किसी साउथ एशियन कंट्री के साथ अभी उन्होंने $200 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। और उस दिन भी मैंने आप सभी को बताया था कि ये भारत हो सकता है या फिर वियतनाम हो सकता है। और पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है जहां पर इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से ऐसे नाम ना बताकर ट्वीट किए गए हैं और बाद में पता लगा कि उनका जो क्लाइंट था वो भारत है। और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से 6 और हेरॉन ड्रोन्स को लीज पर लेने की बात सामने आने के बाद एक बार फिर से ये बात साबित हो चुका है कि इस बार भी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का जो क्लाइंट था वो भारत है। अब भारत पहले से हेरॉन ड्रोन को काफी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर रहा है और अभी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में जो हेरॉन ड्रोन मौजूद है उनको अपग्रेड भी किया जा रहा है और इसमें अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि हमारी वर्तमान के हेरॉन ड्रोन में मौजूद नहीं है। तो किसी भी लंबी दूरी वाले मिशन में जब इनको डिप्लॉय किया जाता है तो हमें ब्रिज बनाना पड़ता है, यानी कि 2 हेरॉन ड्रोन को कुछ समय के अंतराल में बैक टू बैक लॉन्च किया जाता है और उसके बाद जो पहला ड्रोन होता है वो दूसरे ड्रोन को डाटा ट्रांसफर करता है और दूसरे ड्रोन से कंट्रोल स्टेशन को डाटा फॉरवर्ड किया जाता है। और ऐसा इस वजह से होता है कि ये बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद इनको कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, क्योंकि ड्रोन्स की जो एंडोरेंस है वो लगभग 30 घंटे के आसपास है और ये लगभग 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक बार में कवर कर सकते हैं, जिस वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें इंस्टॉल होने के बाद इनको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को लेके। हाल ही में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक और नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को पेश किया गया है, जिसमें 108 नए डिफेंस इक्विपमेंट की इंपोर्ट करने के ऊपर पाबंदी लगाया गया था। लेकिन अभी इस लिस्ट को लेके कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर सच में अभी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को प्रमोट किया जा रहा है और हमारे इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश किया जा रहा है और कुल मिलाकर जो डिफेंस इक्विपमेंट हम भारत में बना सकते हैं उनको बाहर से खरीदने पर अभी पाबंदी लगाने का फैसला किया जा रहा है, तो इसको अभी किस हद तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
अब इस लिस्ट की बात करें तो काफ़ी लंबा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट के नाम भी ऐड नहीं किए गए हैं जो कि भारत में पहले से ही बनाया जा रहा है, जिसमें से सबसे पहले तो आर्टिलरी गन्स आते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर्स को भी इम्पोर्ट करने के ऊपर पाबंदी लगाया नहीं गया है। यहाँ पर टेक्निकली ये बात साफ किया गया कि उन हेलीकॉप्टर्स को इम्पोर्ट किया जा सकता है जिनका वजन 3.5 टन से कम है और ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर होने वाला है, यानी कि ये सेम क्लास के हेलीकॉप्टर होने वाले हैं जो कि HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में आने वाले हैं। और अभी हमें ऐसे हेलीकॉप्टर की काफ़ी ज़रूरत है और नेवी से लेकर एयरफोर्स में ऐसे हेलीकॉप्टर अभी काफ़ी बड़ी मात्रा में शामिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लूप होल्स देने का मतलब ये है कि यहाँ पर फॉरेन हेलीकॉप्टर को इम्पोर्ट किया जा सके, यानी कि लगभग जितने भी बड़े डिफेंस डील आगे चल के साइन किए जा सकते हैं उनके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट बैन लगाया नहीं जा रहा है। अब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसके अंदर रशिया की K-2260 हेलीकॉप्टर आने वाला है। साथ ही नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में भी हेलीकॉप्टर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये दोनों टेंडर के अंदर इन हेलीकॉप्टर को इम्पोर्ट किया जा सकता है, जबकि हमारे HAL के पास अभी भी इस कैटेगरी के हेलीकॉप्टर मौजूद है। ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक डील है जहाँ पर उनको नजर में रखकर कुछ लूप होल को रखा जा रहा है और सेम तरीके से ATGS के बदले यहाँ पे एथॉस गन को भी इंडक्ट करने के लिए आर्टिलरी गन्स को भी इस बार इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।